जय हिंद। आपका पुनः हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप ज़रूर आज फिर अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह संगम काल से संबंधित है। और आज हम लोग चोल, चेर, पांड्य और पल्लव शासकों का अध्ययन करेंगे। इनका कहाँ से कहाँ तक शासन था और साथ में इन्होंने कितने राजा हुए और अपना किसके साथ इनका आक्रमण, विद्रोह, ये सब चीज़ें रहा है। तो हम एक एक करके सभी जानकारी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं संगम युग। साथियों, संगम युग ये जो है तो आज का जो हम लोग का संगम युग है साथियों, यह दक्षिण भारत में, यहाँ से शुरुआत होती है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का इससे पहले हमें जानकारी नहीं मिलता है संगम युग का। तो जो संगम युग है, पहले हम इसको सेट कर लें। हाँ, अब दिख रहा होगा। तो यह संगम युग का शुरुआत और इसका अंत 300 BC से 300 ईस्वी तक रहा। इसके बीच संगम युग रहा। उसके बाद ये संगम युग समाप्त हो गया और उसकी जितनी भी साहित्य थे इस समय लिखे गए सब नष्ट हो गए, सब कहीं ना कहीं बेकार हो गए, ख़त्म हो गए वह। जिससे हमें इसकी पूरी जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में उस समय की कुछ बातें लिखी गई हैं और कई जगह से हमें सोर्स भी मिले हुए हैं, जिसे हम इस वीडियो में ही देखेंगे। तो यह जो है संगम का मतलब होता था, तमिल कुछ कवि होते थे, उनका सम्मेलन, यानी तमिल कवियों का यहाँ पे सम्मेलन हुआ करता था। तमिल कवियों का यहाँ पे सम्मेलन यहाँ पे हुआ करता था, इसलिए इसे संगम युग कहा जाता था। और इसमें कहा जाता था कि कुछ समय होते थे जो कि राजा के संरक्षण में ही संगम बुलाए जाते थे। और उस संगम के समय में बहुत से जो कवि होते थे वो इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होने के बाद वे अपने लिखे गए जो साहित्य थे और जो संबंधित राज्य से संबंधित लिखे गए थे उसको राजा के यहाँ प्रस्तुत करते थे और राजा उसको अनुमति देता था। उसके बाद ही उसका प्रकाशन संभव होता था, उसको सामान्य जनजीवन में उसे उतारने की तैयारी होती थी। तो सबसे पहले इस संगम काल के जो संरक्षण प्राप्त हुआ वह पांड्यों ने इसे दिया था, संगम काल का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो संगम हुआ था, सबसे पहला फर्स्ट संगम, ठीक है, जो पहला संगम हुआ था यह मदुरई में हुआ था। कहाँ पे? मदुरई। तो मदुरई कहाँ पे है? तो यह आज के समय में तमिलनाडु में है, मदुरई। और मदुरई में के ही एक जगह हुआ था और यह मदुरई आज जो है समुद्र में विलीन हो गया है। मतलब कि समुद्र का पानी पहले से बढ़ा है और यह समुद्र में पहले तो खाली था, लेकिन आज के समय यह विलीन हो चुका है, समुद्र में डूब चुका है। कौन? तो मदुरई। पहला संगम इसी समय हुआ था और इस समय जो अध्यक्ष थे वह अगस्त्य थे। इस समय के जो अध्यक्ष थे वो साथियों अगस्त्य ऋषि थे। ये अगस्त्य थे। और इस समय कई ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे अक्कटियम परिपदाल, मधुनारय, मुदुकुरुक्कु, कलारी, अविरय। तो इनमें से आज कोई भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें कई अन्य किताबों में इनकी जानकारी मिलती है। इन किताबों से संबंधित कुछ
जानकारी या कुछ संबंधित बातें पता चलती हैं। इससे हम मानते हैं कि यह उस समय के महत्वपूर्ण ग्रंथ संकलित किए गए थे पहले संगम काल में। दूसरे संगम काल में जो हुआ था यह अगस्त जो है यह कपाटपुरम में हुआ था। दूसरा कपाटपुरम हुआ था। मदुरै कपाटपुरम, मदुरै कपाट मदुरै, तो मदुरै में पहला हुआ था, फिर दूसरा कपाट में, तीसरा भी मदुरै में हो जाएगा। और मदुरै जो है यहाँ भी अगस्त जो थे, अगस्त ऋषि, इन्होंने ही इसकी भी अध्यक्षता की थी। और इस समय केवल एक ही किताब लिखी गई थी जिसका नाम था तोलकप्पियम। इसका नाम था तोलकप्पियम और इसके जो रचनाकार थे वह तोलकप्पियर थे। इसके रचनाकार थे तोलकप्पियर और तोलकप्पियम इन्होंने लिखा था। तोलकप्पियर इनकी रचना थी और किसने लिखा था? तो तोलकप्पियर ने लिखा था। तोलकप्पियम इसकी रचना थी। तोलकप्पियम इनकी रचना थी और तोलकप्पियर ने इसे लिखा था। यह एक संस्कृत व्याकरण था, तमिल व्याकरण था, क्योंकि तमिल है ना, तो तमिल यह व्याकरण था और माना जाता है कि यह अभी है और इससे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद तीसरा हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा जो हुआ वह फिर मदुरै में ही हुआ, जो आज के समय में समुद्र में विलीन हो चुका है। तीसरा भी इस मदुरै में ही हुआ। तीसरा संगम जो है मदुरै में ही हुआ। और अब जो है जो अध्यक्ष हुआ करते थे यह नक्कियर हो गए। इसके बाद जो अध्यक्ष थे वह नक्कियर हो गए और इस समय बहुत सारे किताब यानी ग्रंथ लिखे गए, जैसे नेंदु थोके, कुरुन थोके, नत्री नई, एनकुके, भूरु, परिपादल, कुथु, ऐसे कई ठो हैं। तो इनका हमें नाम याद नहीं करना, बस दूसरे को याद करना है कि जो तोलकप्पियर थे इन्होंने तोलकप्पियम नाम का ग्रंथ लिखा था। तो इस तरह से हमने ये सब देखा। इसके बाद देख लेते हैं कि इसके स्रोत क्या क्या हैं, हमें संगम काल के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो आइए देख लेते हैं। और पहला स्रोत यहाँ पे बताया गया है, यह है कि तोलकप्पियम, जो तोलकप्पियर ने लिखा था, इससे हमें जानकारी मिलती है। एत्तु तोखे, तो यह हो गया एत्तु तोके, ठीक है। एत्तु तोके यह भी एक ग्रंथ है जिसे अष्ट समूह कहा जाता था। अष्ट समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें 8 ऋषियों ने मिलकर, 8 जो है तमिल कवियों ने मिलकर इसकी स्थापना या इसकी रचना करी थी। इसके बाद अगला है पत्तु पातु। तो एते तोके में 8 से, जबकि पत्तु ताकू में 10 गीत का सम्मेलन है या 10 गीत का समूह है। 10 यहाँ पे क्या है? 10 गीत का यह समूह है, ठीक है। इसके बाद पेरिनेदी, क्या है इसका नाम? तो पदिनेकिल कड़क्कू, पेडिनल कड़क्कू जो है यह भी एक किताब है। पेडिनल कड़क्कू पेडिनल कड़क्कू जो है यह है। और इसकी इधर जो है 18 इसमें कविताएं हैं। यह 18 कविताओं का यह एक संग्रह है। तो एत्तु तोखे जो अष्टम है, पत्तु पातु 10 गीत इसमें है, और पेडिनल कोडेक्कू ये इसमें 18 कविताएं लिखी गई हैं। ये इसके स्रोत के रूप में है। और जो पदिनुकुल कड़क्कू है इसे ही बाइबिल कहा जाता है या पंचवेद भी कहा जाता है। तमिलों का पंचवेद या इसे बाइबिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है यहाँ से यह भगवान के लिए समर्पित होगा और यहाँ पे जो भगवान होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद अगला है
शिल्पाधिकारम, ये तो नाम आपने सुना ही होगा, शिल्पाधिकारम। यह भी शिल्पाधिकारम भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था और इससे हमें जानकारी मिलती है कई सारी। और इसको इलांगो कृत ने लिखा था, इलांगो, इसे कृत ने लिखा था, इसे इलांगो कृत ने लिखा था। और अगला है मणिमेखलय, और मणिमेखलय की रचना, मणिमेखलय, और मणिमेखलय की रचना कौन किया था? तो शीतलय सतनार, शीतलय सतनार, ठीक है, शीतलय सतनार ने इसकी स्थापना मतलब कि इसकी लिखी थी मणिमेखलय को। इसके साथ साथ जो मेगास्थनीज आए थे अशोक के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उन्होंने भी इस संगम काल के बारे में जानकारी दी कि यहाँ पे कुछ कभी बैठते थे, मिलते थे और वह कुछ यहाँ पे संगम जैसा कुछ काम होता था। स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी, यहाँ तक कि अशोक के अभिलेखों में भी इसकी चर्चा है, इसका जिक्र किया गया है। और हाथी गुफा अभिलेख जो कलिंग राजा खारवेल का हुआ करता था, इसमें भी ये सब जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक करके चेर चोल पांडे के बारे में। और अब हम लोग देखते हैं एक एक करके, चेर पढ़ेंगे, पांडे पढ़ेंगे, फिर चोल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चेर हम लोग देख लेते हैं। चेर शासक, यह थे चेर, ठीक है। तो चेर कहाँ पे थे? तो चेर केरल में हुआ करते थे। चेर का जो राज्य शासन था वह केरल में हुआ करता था, केरल वाले क्षेत्र में हुआ करता था। और इनकी राजधानी वांजी हुआ करती थी, या वांजी हो सकता था नाम इसका, वांजी इसकी राजधानी थी। इसे हम देख सकते हैं इस वाले में, ठीक है। तो इनकी राजधानी वांजी हुआ करती थी। और जो चेर थे, इनकी जो राज चिन्ह था, सभी लोग का एक राज्य चिन्ह था, और इनका राज्य चिन्ह था तीर और धनुष। राज्य चिन्ह जो है तीर व धनुष हुआ करता था, तीर व धनुष इसका हुआ करता था, तीर व धनुष, ठीक है। अब जो तीर धनुष इनका जो था राज्य चिन्ह, और इनका रोम से व्यापार भी अच्छा खासा चल रहा था, इनका रोम से व्यापार चलता था। और इसमें एक शासक हुआ उदयन सरेज, ठीक है। उदयन जो सरेज था, एक महत्वपूर्ण यह राजा था। बताया जाता है कि ये जो राजा था, इसने महाभारत जब हो रहा था तो उस समय इसने लोगों को खाना खिलाया था, महाभारत के जो योद्धा थे उनको, ठीक है। और इसने जो है चोलों से हार गया था, यह इन्हें इसको चोलों ने हरा दिया था। किसको? उदयन सरेज ने, चोलों ने इन्हें हराया था। किसको? तो चेरों को, इसको हरा दिया था। और इसमें चेरों का राजा एक सेनुगट्टवन हुआ, सेनुगुट्टवन या सेनगुट्टवन, ये राजा था सेनगुट्टवन। यह राजा हुआ जो कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही राजा था। और सेनगुट्टवन को लाल चेर कहा जाता था, इसको लाल चेर के नाम से यह प्रसिद्ध था, लाल चेर। और ये लोग समुद्र की पूजा किया करते थे। और इनकी ये लोग एक पूजा भी करते थे जिसका नाम था पत्नी पूजा, मतलब कि ये लोग पत्नी पूजा ये लोग किया करते थे, पत्नी पूजा। और इन्होंने चीन में 2 गुप्त भी भेजे, 2 गुप्त को मतलब गुप्त कर हैं, 2 दूत को भेजे साथियों, गुप्त नहीं 2 दूत को इन्होंने चीन भेजा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चेर जो राज्य थे
यह अच्छा खासा इनका भी शासन चल रहा था। ठीक है, और इसका भी अपना जो है अलग चल रहा था। ठीक है, और इसमें कई राजा हुए, जैसे नेंदू जीरल भी हुआ था, सेनगुटवन हुआ था, और उदयन जीरल जो हमने बताया। ये लोग लगभग 130 ईस्वी के आसपास हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब बातें इतनी ही है चेयर से संबंधित, और हमें ज़्यादा नहीं इसे पढ़ना है। इसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए चेर जो है ये हुआ करते थे, चेरा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसे, तो ये सब पूरा चेर के एरिया था, चेर का, और यहाँ पे चेरों का शासन हुआ करता था। और देखिए यह एक धनुष की तरह बन गया है यहाँ पे, और धनुष से क्या करते हैं हम तीर छोड़ते हैं इधर। तो इनकी जो राज चिन्ह था वह धनुष से हुआ करता था। इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें उदयन जेरल और सेनुगट्टवन और नंदी जेराल यह इसके में मुख्य राजा हुआ करते थे। ठीक है, और सेनुगट्टवन को ही लालचेर और पत्नी या कणगी पूजा इसी के समय हुआ करता था और यह करवाता था। और तो इनकी जो राजधानी थी भांजी थी, और ये लोग रोम से व्यापार करते थे। और इसका कैसे पता चला, क्योंकि ये आगस्टक की एक मंदिर भी इस चेर राज्य में बनाया गया था। आगस्टस जो एक भगवान हुआ करते थे इस रोम में, तो यहाँ के भगवान की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई थी, जिससे पता चलता है कि इनका संबंध रोम से था। और यहाँ व्यापार एक संबंध हो सकता है और कोई संबंध विशेष यहाँ पे होता नहीं है। तो ये सब कुछ बातों को देखने का तरीका है, नज़रिया है, और ये साक्ष्य के रूप में इन्हें लिया जाता है। इसके बाद हमारा है पांडे। देखेंगे पांडे जो राजा हुआ करते थे, पांडे देश, इनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं पांडे को। तो पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, यहाँ पे यह मदुरई थी, और यह पांड्यों का पूरा क्षेत्र था। और पांड्य दक्षिण में हुआ करते थे। ठीक है, जो आज का तमिलनाडु है वहाँ पे हुआ करते थे ये पांडे। तो आइए देख लेते हैं पांडे के बारे में और जानकारी। सर बहुत सी है जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे यहाँ पे। तो जो पांडे हुआ करते थे इनकी राजधानी मदुरई थी। पांडे की राजधानी मदुरई थी, उन्हें मदुरई दिखाया कहाँ पे था। तो यह अगर दक्षिण भारत है तो यहाँ से यहाँ तक तो केरल का राज्य हो गया, और यहाँ से पूरा यहाँ तक इधर नीचे यह था पांडे का, यह था पांडे का। और यहाँ पे मदुरई हुआ करती थी, जो इसे मदुरई नाम दिया जाता था। और यहीं पे संगम कालीन दो जो है हुए थे, जो संगम हुआ था दो ठे यहीं पे हुआ था। ठीक है, मदुरै और मदुरै, जो आज के समय यह मदुरै है। और इसी के साथ इनकी राजधानी जो होती थी वह कोरकई थी। राजधानी क्या थी, तो राजधानी इनकी कोरकई थी। मदुरै तो राजधानी थी, ठीक है, मदुरै इनकी मेन राजधानी थी। और साथ में इनकी राजधानी कोरकई भी बाद में बनाई गई। और इनका प्रतीक था मछली, प्रतीक चिन्ह था इनका, या राज्य चिन्ह था मछली। जैसे आज हम लोग के उत्तर प्रदेश के जो राज्य चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, उसमें दो मछली और तीर धनुष का उपयोग किया गया, दिखाया गया है। तो तीर धनुष अब हो सकता है कि ये लोग चेर से ले लिए हों, और मछली जो है ये पांड्य से ले लिए हों। और तो चोलों से लिए होंगे नहीं, चोलों से कुछ नहीं लिए हैं, क्योंकि चोलों का बाघ था। तो हमारे राज्य चिन्ह है उत्तर प्रदेश में बाघ तो कहीं नहीं मिलता, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इनका संबंध दक्षिण भारत से कोई नहीं है। यह बाद में ऐसे राज्य के चिन्ह बनाए होंगे। ये समझने का एक तरीका है। यह बताता है कि सबसे धनी और समृद्ध यही हुआ करते थे। सबसे धनी व समृद्ध यह पांड्य देश हुआ करता था।
यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, मोती के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक बात थी कि यहाँ पे सती प्रथा बहुत था, सती प्रथा उच्च स्तर पर था, उच्च स्तर पर था सती प्रथा। लेकिन जो जिसके पति मर जाते थे और वह सती नहीं होती थी तो वह विधवा कहलाती थी, वह विधवा कहलाती थी। और सती जब नहीं होती थी तो उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी। जो विधवा होती थी उनकी स्थिति एकदम समझिए कि नरक के बराबर हो गई थी इस समय में पांड्य देश में, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणों का ही शासन हुआ करता था। और ब्राह्मण जानते ही हैं किस तरीके से इन्होंने अपने इस नियम को फॉलो किया था, इस नियम पर अपना दबाव बना के प्रभाव बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बुरा बर्ताव बहुत होता था विधवाओं के साथ, और ब्राह्मणों का यहाँ पे प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से बना रहा। और राजा तो यहाँ पे था, उसका नाम था नेजुडेलियन। ठीक है, यहाँ पे एक राजा था नेजुडेलियन, और इसके साथ साथ अन्य भी यहाँ पे राजा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें नेजुडेलियन जो राजा था वही एक महत्वपूर्ण यहाँ पे हम देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चोलों का पढ़ने को अध्ययन करेंगे, चोलों का। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसकी जो शक्तिशाली राजा था वह नेजुडेलियन था, और लगभग 210 में यह बैठा नेडुजेलियन, या बोल सकते हैं इसे नेडुजेलियन, नेडुजेलियन है। और यह कब, तो 210 ईस्वी में एडी में यह गद्दी पर बैठा, और ये सबसे महान शासक था यही। इसके अलावा जितने भी शासक थे इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद पांड्यों को हमने देख लिया, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक बात और है कि जो पांड्य थे यह मुरुगन की पूजा करते थे। किसकी, तो मुरुगन की पूजा करते थे। मुरुगन था कौन? ठीक है, तो मुरुगन बताया जाता है कि तमिल देश में यह सबसे प्राचीन देवता यही था। ठीक है, और इसे बाद में स्कंद और कार्तिकेय के साथ इसका संबंध स्थापित कर दिया गया। किसके साथ, तो स्कंद कार्तिकेय जो शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में माने जाते हैं। स्कंद का नाम यहाँ पे कुमार भी मिलता है। ठीक है, और तमिल भाषा में इसे मुरुगन का अर्थ निकलता है मुर्गा। और बताया था कि इस जो व्यक्ति था मुरुगन, यह पहाड़ों पर जाके क्रीड़ा करता था, और अपने इसका अर्थ जो शस्त्र था यह बर्छा था, बर्छा लेकर चलता था, और लोगों के साथ मतलब यह इसका शस्त्र था, अस्त्र था। और यहाँ पे एक जनजाति पर्वतों पर रहती थी, उसकी जितनी स्त्रियाँ थी वह मुरुगन की पत्नी कही जाती हैं, मुरुगन की पत्नी थी यह, और इसी की यहाँ पे पूजा ये लोग किया करते थे। ठीक है, तो इसलिए मुरुगन के ये लोग क्या थे, पूजा करते थे। और आगे कालक्रम में एक कालभ्रंश जनजाति हुई जिसने इस पांड्य देश पर कब्जा कर लिया। लेकिन पांड्य देश पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, अभी आने वाले समय में फिर हमें देखने को मिलेगा 10वीं सदी के आसपास यह ख़त्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे इसका कुछ प्रभाव रहता है। इसके बाद चोल हम लोग पढ़ेंगे, चोल या चोला साम्राज्य, चोला साम्राज्य। ठीक है, ये चोला साम्राज्य तो सबसे महत्वपूर्ण संगम काल में यह था, और सबसे बड़ा साम्राज्य काल इस चोला साम्राज्य का ही रहा। जब लगभग 320 ईस्वी में चोला साम्राज्य एक बार नष्ट हुआ, यानी प्रारंभिक काल था इसका। इसके बाद फिर से 500 के 60 के आसपास, 600 के आसपास इसकी फिर स्थापना हुई, और फिर जाते जाते यह 1000 ईस्वी तक इसकी राजा चलते रहे, राजा की प्रगति होती रही।
ठीक है। तो ये चोल साम्राज्य थे। तो आइए देखते हैं इनके बारे में और भी जानकारी जो कि छोटे ना। तो हम बताते हैं कि इनकी जो है 300 BCE से लेकर के 300 AD, ठीक है, 300 AD से लेकर के 1300 यानी 13वीं सदी तक यह चोल साम्राज्य था। इतने समय तक चोल साम्राज्य था और ये तमिलनाडु के मध्य में ही था। हमने दिखाया यहाँ पे कि यह कहाँ था। तो यहाँ देख सकते हैं चोल, ठीक है, चोल यह थे, चोल, और इनकी राजधानी थी उरयूर। इनकी राजधानी उरयूर जो कि मदुराई के पास में ही था, ठीक है। और यह पूरे तरीके से यह भी तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में आज के इनका क्षेत्र है और संबंध था। और यह जो है बंगाल की खाड़ी से इनका संबंध लगता है। तो हमने ये सब देखा। इसका जो शासन था यह कावेरी नदी के तट पर था। कावेरी नदी के तट के आसपास ही था इनका शासन। कहाँ पे साथियों? तो कावेरी नदी के तट पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कावेरी नदी के तट पर। तो क्योंकि कावेरी नदी जो थी यह दक्षिण भारत में ही आती है, तो यहाँ से जब निकलती है तो यही कावेरी नदी है। और कावेरी नदी के तट पर यहीं पे कावेरी नदी के तट पर ही यह, ठीक है, मदुरई नदी या चोल साम्राज्य का स्थापित हुआ था। और इसी डेल्टा पर जो है यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी। और कहा जाता था कि कावेरी डेल्टा में अगर एक हाथी के जगह के बराबर अगर खेती किया जाए तो लगभग एक परिवार साल भर तक खाएगा। मतलब कि यहाँ की जो भूमि थी बहुत ही उपजाऊ थी, जिस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसके लिए कई बार जो यहाँ पे लड़ाई हुआ था रायचूर दोआब को लेकर के। रायचूर दोआब इन तीनों के बीच में ही था और तीनों हमेशा इसको लेकर के लड़ा करते थे। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बाद में चोल मंडलम अपनी राजधानी ले गया। चोलों ने अपनी राजधानी अगली बार चोल मंडलम तक ले गए। और इनकी राजधानी हमने बताया कि यह उरयूर था। इनकी राजधानी क्या थी? तो उरयूर जो राजधानी थी, उरयूर था इनकी राजधानी। उरयूर इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। हमें एक चीज़ समझने चलना है। और आज के समय में जो उरयूर है यह तिरुचिरापल्ली में है। तिरुचिरापल्ली जो है आज का क्षेत्र है, वहीं पे उरयूर हुआ करता था, तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तो यह हमें कैसे पता चलता है कि यह उस समय उरयूर था, अब तिरुचिरापल्ली हो गया? तो कुछ नदियाँ होती हैं जो कभी बदलती नहीं हैं, उनका स्थान फिक्स रहता है। तो इसमें नदियों के बारे में बताया गया होगा कि ये नदियाँ यहाँ से पास करती थी। तो तिरुचिरापल्ली जो आज का समय है वंदी, यहाँ पर भी तिरुचिरापल्ली मिला होगा, जिससे हम इसको आज के समय में इससे संबंधित कर देते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रतीक था वो बाघ हुआ करता था। हमने बताया कि इनका प्रतीक जो है बाघ हुआ करता था, ठीक है। इनका प्रतीक बाघ था। और इनके पास सबसे कुशल नौसेना थी। सबसे कुशल नौसेना इन्हीं के पास से, कुशल नौसेना। और इसी नौसेना के बल पर इन्होंने कई देशों को जीता था। सिंघल प्रदेश, जिसे आज के श्रीलंका कहते हैं, इन्होंने इसको जीता। इसी के साथ साथ इन्होंने जो है इसने मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा द्वीप तक भी इसने अपनी पकड़ बनाई थी, अपनी पहुंच बनाई थी। किसने? तो चोला साम्राज्य ने। इसमें प्रतापी कुछ राजा हुआ करते थे। इसमें चोलों में जो प्रतापी राजा थे, ठीक है, वह इसमें करिकल हुआ करता था। इसमें करिकल जो था सबसे प्रतापी यहाँ पे राजा था। कौन सा साथियों? तो यह करिकल जो है प्रतापी राजा था। और इसने वेणी का युद्ध लड़ा था। करिकल, यहाँ पे जो करिकल था यह वेणी का युद्ध लड़ा था या वेन्नी का युद्ध लड़ा था। वेन्नी का युद्ध जो है इसने लड़ा था कब? लगभग 270 AD में, 270 में इसने यह लड़ा था करिकल का युद्ध, ठीक है।
और इसमें पांडचेर सहित तो इन्होंने 11 राजाओं को हरा दिया था। पांडचेरों को हरा दिया। पांड जो थे नीचे वाले वह, और चेर जो थे जो आज के केरल में रहते हैं, इन सबों को भी हराने का काम यह करिकल ने किया था। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यह पावरफुल था। ठीक है। और इसके साथ साथ इसने जो है अपनी राजधानी को और श्रीलंका को भी साथ में जीता। इसने सिंघल प्रदेश को भी जीत लिया और अपनी राजधानी को कावेरीपट्टनम ले गया। इसने राजधानी कावेरीपट्टनम ले गया। इसकी राजधानी कई तरह से बदली। पहले तो इसको चोलों को जो था वह उरैयूर में था। उसके बाद दूसरा जो चोल बना वो चोलमंडलम में इसकी राजधानी गया। उसके बाद कावेरीपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई, जो कि कावेरी नदी पर एक बांध भी बनवाया, जिससे सिंचाई को बहुत ही महत्वपूर्ण यह योगदान इससे मिलता था। और इससे खेती बाड़ी या जो हमारा कृषि का पैदावार कई गुना बढ़ गया था। अब जो चोलों का था, अब इसके बारे में देख सकते हैं कि जो चोल थे इसके समय क्या क्या हुए थे। तो हमने चोल के बारे में पूरा पढ़ लिया। इसके बाद फिर पढ़ेंगे मध्य चोल, जो कि 500 ईस्वी तक शुरुआत होते हैं। 500 की 600 सदी में शुरुआत होते हैं। चोल देखिए तीन पार्ट में आए। चोल जो थे 3 पार्ट में आए और भारत में इनका विकास हुआ, विस्तार रहा। पहली बार तो हमने जो पढ़ा इस समय यह प्रारंभिक काल था। इसके बाद मध्यकाल हम पढ़ेंगे आगे चल के, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे जो कि अंतिम काल होगा। ठीक है। तो इसमें इनके कुछ लिखे गए रचनाएं हैं। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या रचनाएं जिससे हमें परीक्षाओं में इससे जानकारी पूछी जाती है। तो पहला है इलांगोकृत शिल्पादिकारम। ठीक है। इलांगो ने लिखा था शिल्पादिकारम। ठीक है। शिल्पादिकारम यह क्या है, एक ही पुस्तक है इलांगो की। ठीक है। और इसमें बताया गया कि जो तमिल जनता थी यह राष्ट्रीय काव्य के रूप में इसे लेती थी और इसे काव्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। और इसमें एक जो कोवलन थी, कोवलन और उसकी पत्नी कड़गी और नर्तकी एक माधवी थी, उसके प्रेम कहानी के बारे में यह है। और यह कावेरीपट्टनम के ये लोग हुआ करते थे और इसके बारे में जानकारी ये सब प्रेम कहानी यहाँ पे मिलती है। इसमें किसमें, तो इलांगो के शिल्पादिकारम में। ठीक है। और यहाँ बता देते कि ये पायल की कहानी थी। ये इसे पायल की कहानी कहते हैं। इसे पायल की कहानी कहते हैं। यह पायल की कहानी था। ठीक है। यह पायल की कहानी था। और यहाँ पे मणिमेखलम भी इसी समय लिखा गया। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला जो मणिमेखले की रचना शीतलय सत्यनारायण ने किया था। मणिमेखले अगला है। मणिमेखले जो था इसको मणिमेखले की रचना शीतलय सत्यनारायण, इनका नाम भी थोड़ी सी दिक्कत है। शीतलय सत्यनारायण ने इसकी रचना की थी। शीतलय सत्यनारायण ने मणिमेखले की रचना की थी। ठीक है। और यहाँ पे जो ये व्यक्ति था यह मदुरै में रहता था और यह बौद्ध व्यापारी था। यह मदुरै में रहता था और यह बौद्ध व्यापारी हुआ करता था। हमें देखिए इतना याद करना है, हम जो ऊपर से बता रहे हैं यह खाली सुन लीजिए इसको। ठीक है। और बताया था कि यह एक राजकुमार ही था। यह एक राजकुमार था और मणिमेखले जो होता था यह एक नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। जो हमने शिल्पादिकारम में पढ़ा कि शिल्पादिकारम कावेरीपट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी कड़गी तथा नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। और यहाँ पे उसी से संबंधित है कि जो नर्तकी माधवी की पुत्री, ठीक है, उसकी और कोवलन जो उस समय थी, उसकी कोवलन जो इस शिल्पादिकारम में था, ठीक है, वह और यहाँ पे माधवी की पुत्री जो थी कोवलन, ठीक है, माधवी की पुत्री नर्तकी थी, उसके बीच की प्रेम कहानी है। ठीक है। तो समझ सकते हैं कि ये दोनों ये कई समय से मान सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको एक ही समय से ले सकते हैं इसको। ठीक है। तो हम इसको याद रखेंगे कि हाँ, जैसे इलांगोकृत शिल्पादिकारम में इसमें कोवलन था, कोवलन इसकी पत्नी थी और माधवी एक नर्तकी थी। और यहाँ पर भी कोवलन और माधवी की पुत्री के बीच जो प्रेम कहानी है यह बताया गया है। तो कोवलन देखिए कितना ज़्यादा
जो है आशिकबाज है यहाँ पे, इसकी आशिकी का तो ठिकाना ही नहीं भाई साहब। ठीक है, तो यह जो व्यापारी थे बौद्ध धर्मावलंबी, वह इन सब बातों दार्शनिक वार्शनिक भी थे और ये धार्मिक भी थे। ठीक है, और कहा जाता है कि जो इनकी किताब है दीननाथ की कृति न्याय प्रवेश पर ही आधारित है। यह कोई न्याय प्रवेश है, ठीक है, उस पर आधारित यह किताब लिखी गई है। न्याय प्रवेश पर आधारित यह किताब लिखी गई है, जिसका नाम है मणिमेखलय। ठीक है, अब इसके बाद जीवक चिंतामणि, यह भी एक इस समय की किताब है, जीवक चिंतामणि। ठीक है, जीवक चिंता लिख सकते हैं, जीवक चिंता, हमने क्या लिख दिया, यह जीवक चिंतामणि था। ठीक है, इसने भी सबसे बाद में कहता है कि यह संगम काल के बहुत बाद की यह रचना है और इसका श्रेय तिरुतक्कदेवर को जाता है। इसको किसने लिखा, तो तिरुतक्कदेवर ने इसे लिखा था। तिरुतक्कदेवर ने इसे लिखा था, जीवक चिंतामणि को तिरुतक्कदेवर ने। ठीक है, और कहा जाता है कि यह पहले चोल राजकुमार था, लेकिन बाद में यह जो है जैन भिक्षु बन गया। किसको, तो यह जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुतक्कदेवर जैन भिक्षु बाद में बन गया। जैन पहले चोल था और बाद में यह जैन बन गया और जैन भिक्षु बन के इसकी रचना की थी। ठीक है, तो हमने ये सब देखा और इसके बारे में सब हमने देख लिया। ठीक है, और इसके बाद जो है हमने बताया कि जो करिकल था यह भी एक ब्राह्मण मतवानुयायी था। और करिकल जो है यह किसका प्रतापी राजा था, किस राजा का, तो चोलों का था सबसे प्रतापी राजा करिकल। ठीक है, और ये ब्राह्मण मतवानुयायी बताया जाता है इसको। तो इन्होंने कावेरी नदी पर ये सब बांध बनवाया था, हमने ये सब बता दिया है। ठीक है, करिकल को। और जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो मंत्री हुआ करते थे, इसमें वह अमाईचान या अमाईचार इनको कहा जाता था। और इनकी जो सभा होती थी उसे नालवे कहते थे, इनकी सभा को नालवे, और न्यायालय को मनरम, न्यायालय को मनरम कहा जाता था। मनरम ये लोग अपने न्यायालय को कहते थे। साथियों, मनरम हमें याद रखना ही होगा। और यहाँ पे कुछ अन्य तरह का अटपटा कुछ नियम थे, जैसे कि अगर चोरी और व्यभिचार के लिए अपराध होता था तो वह मृत्युदंड दिया जाता था। अगर कोई झूठी गवाही दे दिया तो उसकी जीभ तक काट ली जाती थी। कितनी ज़्यादा ये लोग क्रूर तरह से अपने न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित किए थे। ठीक है, इन्होंने चुंगी उंगी सब बढ़ाया था। इसी कारण इनका जो साम्राज्य था धीरे धीरे पतन की ओर जाता गया। इनका साम्राज्य बाद में जी देखिए, इनके पास पैसे कम होते थे तो इसमें कई बार राजाओं ने अपने तरीके से टैक्स को बढ़ा दिया, कर को बढ़ा दिया, जिसके कारण असंतोष फैला और उसको हटा करके लोगों ने दूसरे राजा को, उसके पुत्र को या अन्य राजाओं को बैठाने का काम किया यहाँ पे। तो इस तरह के चलता था। इसमें इन लोग की सेनाएं भी कई तरीके से होती थी, अब जानते ही हैं। इसी तरह से संगम काल में जो है ये लोग जल घड़ी का प्रयोग करते थे, समय को पता करने के लिए। किसका, तो जल घड़ी का यहाँ पे प्रयोग हुआ करता था। और सबसे प्रतिष्ठित वर्ग हमने बताया कि ब्राह्मण यहाँ पे हुआ करते थे, बिल्कुल। और इसमें बेल्लार वर्ग जो था वह यहाँ पे जो था वह खेती उती किया करता था। इसमें कई तरह से बटे हुए थे। और बेनीगार जो बेल्लार था वह खेती करता था, और वेनीगर जो होते थे ये व्यापारी वर्ग थे या वैश्य इन्हें कहा जाता था। तो भाई देखिए, हर जगह का अपना अलग अलग नाम होता है। ठीक है, और जो क्षत्रिय होते थे और वे लोग अपना जो है लड़ाई झगड़े वाला काम करते थे। तो हमने ये सब देखा। इसमें तोलकप्पियम जो तोलकप्पियर ने लिखा था, जो दूसरी संगम काल में लिखा गया था। कौन, तोलकप्पियर। तो इससे पता चलता है कि इसमें विवाह को संस्कार के रूप में भी लिया गया था। और इसमें कई तरह के विवाह होते थे, जो 8 प्रकार के, शैव, ब्रह्मा, आर्ष, प्रजापत्य, असुर,
गंधर्व, राक्षस और पैशाच का उल्लेख इसमें तोल्काप्पियम में ही मिलता था। और प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीर्णय भी कहते थे। और यहाँ पे अन्य तरह से विवाह भी यहाँ पे थी। इनका जो खाना था वह चावल और मुख्य ही था, दूध मिलाकर ये लोग खाना बनाते थे अपना। और इसमें नर्तकी और जो गायक होते थे यह घूम घूम कर भी नृत्य किया करते थे। इसे पणर या विडलैयर कहा जाता था। यहाँ पे कवित्री भी की भी चर्चा है, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी। लेकिन यह जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं, इन्हीं के लिए यह केवल जो कर सकती थी, इन्हीं को केवल छूट था। बाकी नीचे जो महिलाएं थीं, जो छोटी कास्ट की थी, उन्हें यह अलाउ नहीं था। तो इसमें महिलाओं की अच्छी खासी सुविधा थी। लेकिन सबसे खराब स्थिति थी सती प्रथा। और सती प्रथा में सबसे दिक्कत होती थी, जो विधवा महिलाएं बच जाती थीं, उनकी स्थिति समझिए कि एकदम नरक की तरफ जो थी, एकदम दयनीय स्थिति बना दी गई थी इस समय। और संगम काल में जो है पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। जहाँ पे व्यक्ति मृत्यु हो जाता था तो वहाँ पे समाधियों में पत्थर, इसे वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। ठीक है। और इसी से पता चलता है कि जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी केवल खेती ही करती थी, जिन्हें कड़ा सीवर करते थे और उनके लिए और पढ़ने वढ़ने का काम नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे हमने बताया कि पांड्य जो थे राज्य में, यह मोती के लिए प्रसिद्ध है। यह मोती के लिए प्रसिद्ध थे क्योंकि इनके क्षेत्र में, इनके जो समुद्री क्षेत्र थे, वहाँ पे मोती को खोजने के लिए यहाँ एक पत्तन बनाया गया था, एक बंदरगाह बनाया गया था, जहाँ से मोतियों की खोजाई हुआ करती थी। ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदरगाह अरकमेडु भी बना था। ठीक है, जिससे रोम के साथ व्यापार यहीं से होता था। अरकमेडु जो बंदरगाह था, जहाँ से रोम के साथ व्यापार होता था। और इसमें खुदाई में पता चला है कि यहाँ पे एक रोमन बस्ती मिली है अरकमेडु से। ठीक है, अरकमेडु से एक रोमन बस्ती मिली है। और एक और हमने बताया था कि रोम से क्या मिला है, रोम की एक मंदिर यहाँ पे मिली है, यानी पांड्य देश में मिली है। जब पांड्य देश में मिली तो यहाँ पे पता चला कि पांड्य जो है रोमों के साथ, यानी रोम देश के साथ व्यापार करते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक रोम की बस्ती भी है, जिसे हम लोग अरकमेडु के क्षेत्र में कह सकते हैं। और पेरिप्लस ने अरकमेडु को पेडोक कहा है। ठीक है, यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना भी था, जो रोमन बस्ती पता चली यहाँ पे अरकमेडु में। ठीक है, तो ये सब जानकारी हमने यहाँ से जुटा ली। और इसके बाद हम चलते हैं चोल की तरफ। ठीक है, चोल अब जो है सेकंड चोल हुए। लेकिन इसके पहले हम पल्लव वंश को देखना चाहेंगे, पल्लव को पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो है पल्लव आए, इसके बाद पल्लव आए। तो पल्लव के बिना हम आगे बढ़ेंगे तो हमें परेशानी देख सकते हैं, हमें समझ में आनी मुश्किल होगा। तो अब जो है जब यहाँ पे जितने ये सब थे, इनकी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब छोटे छोटे अपने भाग में या छोटे छोटे क्षेत्र में ये लोग अपने तरीके को बचा के अपने सब रखे थे, अपना अस्तित्व को। अब यहाँ पे एक पल्लव राजवंश आया। ठीक है, पल्लव राजवंश जो था यह लगभग इनके 200-300 साल बाद आए। इनके जाने के 200-300 साल बाद यह पल्लव वंश यहाँ पे कांचीपुरम में इनकी उपस्थिति देखी गई। और इसमें जो मेन पल्लव शासक था उसका नाम था और सिंह विष्णु, जो कि संस्थापक था। चलते हैं पल्लव की तरफ। ठीक है, इसके बीच नहीं पता चलता है कि पल्लव कहाँ से आए थे और पल्लव की स्थिति क्या थी। लेकिन कुछ चीज़ों में हम देखते हैं कि पल्लव जो थे यह आंध्र प्रदेश के हुआ करते थे। पल्लव जो है यह आंध्र के हुआ करते थे, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, और ये लोग आंध्र प्रदेश से नीचे की तरफ आए थे, कांचीपुरम आए थे। इनको जो है फिर यहाँ पे शासन व्यवस्था को देखा और यहाँ पे इनके साथ रहकर, यानी चोलों और चेरों के साथ रहकर इन्होंने शासन व्यवस्था को सीखी थी। और इसके बाद इन्होंने पल्लव वंश की यहाँ पे स्थापना करी थी। और पल्लव वंश की स्थापना सबसे पहले सिंह विष्णु की थी। किसने? तो यह साथियों था सिंह विष्णु। ठीक है, यह था सिंह विष्णु, यह संस्थापक था पल्लव वंश का। कब? तो 575 से 600 के बीच में यह शासन में रहा। राजधानी इसकी
कांची थी, पता ही है। इसकी राजधानी कहाँ होगी, तो राजधानी कांची ही रहेगी। और जो तमिलनाडु की आज जो है कांचीपुरम के नाम से जानी जाती है, और यह वैष्णव धर्म से ये लोग मानते थे। इनमें कई सारे इस वंश के शासक भी हुए यहाँ पे, जैसे इसमें महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन सेकेंड, और यहाँ पे नंदी वर्मन सेकेंड। ठीक है, यह पल्लव शासक हुए थे। और सिंह विष्णु के दरबार में ही एक लेखक थे जिनका नाम था भारवी, इनका नाम था भारवी, और ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, और इन्होंने किराता अर्जुनियम नामक किताब लिखी थी। किराता अर्जुनियम, ठीक है, किराता हो गया, किराता अर्जुनियम, ठीक है, यह इनकी क्या थी, किताब थी। ठीक है, तो यह जो है सिंह विष्णु के दरबार में यहाँ पे रहा करते थे। कौन, तो पल्लव शासक। अब जो है पल्लव शासक जो थे इनका धीरे धीरे कई इसमें आए, और इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पीछे पढ़ेंगे आगे चल के कि उन्होंने इसमें कौन कौन क्या किया था, क्योंकि हमें यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो पल्लव शासक था अंतिम, यह अपराजित वर्मन था। इसमें अंतिम था अपराजित वर्मन, जो 880 से 903 के बीच में यह था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन नाम था, लेकिन यह जो है पराजित हो गया, और यहाँ पे इसकी मृत्यु भी हो गई और यह खत्म हो गया। ठीक है, इसका नाम था अपराजित वर्मन। लेकिन प्रमुख शासकों में हमने बताया कि इसमें महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन और नंदी वर्मन, ये महत्वपूर्ण वहाँ करते थे। तो यहाँ पे महेंद्र वर्मन जो इसके बाद के शासक हुए, उसने मत विलास प्रहसन की रचना करी थी। किसने, तो महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन जो था यह कवि भी था, लेखक भी था, महेंद्र वर्मन। ठीक है, जो कि किसके बाद हुआ, तो यह सिंह विष्णु के बाद यह राजा बना, और मत विलास प्रहसन की रचना की। मत विलास प्रहसन किसने रचना की साथियों, तो यह रचना की महेंद्र वर्मन। ठीक है, और महेंद्र वर्मन शुरू में जैन क्या था, जैन मतावलंबी था, जैन को मानता था, जैन धर्म से संबंधित था। कौन, तो महेंद्र वर्मन। लेकिन बाद में यहाँ पे एक अपर संत थे, जो तमिल संत थे अपर, इनके प्रभाव में आकर यह शैव बन गया। यह आकर क्या बन गया साथियों, तो यह शैव बन गया, जैन अपर के प्रभाव में आकर। तो महेंद्र वर्मन जो था मत विलास प्रहसन की रचना की, और पहले जैन था और उसके बाद यह अपर हो गया। इसमें पहले जो शासक थे या संस्थापक सिंह विष्णु था, और उसने भारवी किराता अर्जुनियम जो है एक लेखक, भारवी जो लेखक थे उसने किराता अर्जुनियम नाम का बुक लिखा था, किताब लिखा था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो अगला पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। इसके बाद अगला जो है नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ, जो 630 से 668 के बीच में रहा। यानी महेंद्र वर्मन 600 से 630 के बीच में रहा। यह जो महेंद्र वर्मन ने बताया, देखिए पहला था सिंह विष्णु। ठीक है, यह कितने के बीच में था, तो यह 575 से 600 के बीच में था। ठीक है, इसके बाद अगला हुआ महेंद्र वर्मन हुआ, और यह 600 से लेकर के कहाँ तक, तो 630 तक, यह 600 से 630 तक यह शासक बना। इसके बाद अगला हुआ नरसिंह वर्मन। अगला हुआ नरसिंह वर्मन हुआ, और यह जो है 630 से 668 एडी तक, ईस्वी तक यह शासक रहा। तो सिंह विष्णु हम जाना कि इसके समय भारवी जो थे वह किराता अर्जुनियम के लेखक थे। और उसके बाद महेंद्र वर्मन जो कि मत विलास प्रहसन इसने लिखा था, मत विलास प्रहसन, और ये जो है जैन धर्म से था, और बाद में अपर नहीं थे, इसे शैव बना दिया। अब नरसिंह वर्मन जो था
यह पल्लव राजा था और उसने एकाश्म मंदिर का निर्माण कराया जो कि महाबलीपुरम में है। तो महाबलीपुरम में एकाश्म, ठीक है, एकाश्म मंदिर का निर्माण कराया महाबलीपुरम में। किसने? नरसिंह वर्मन ने कराया। और इसमें जो मंदिर थे इसमें 7 थे, इसमें जो रथ थे 7 रथ बनाए गए थे, उस पर मंदिर बना था, ठीक है। और सबसे छोटा जो रथ है उसे द्रौपदी रथ कहा जाता है। छोटे रथ को द्रौपदी रथ, इसमें 7 रथ थे और सबसे छोटा को इन्हें द्रौपदी रथ यहाँ पे कहा जाता है। सबसे छोटे को द्रौपदी रथ यहाँ पे कहते हैं। लेकिन इन पर कोई अलंकरण नहीं मिलता है, इन पर कोई कलाकारी वकारी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी इसके बाद जो नरसिंह प्रथम वर्मन था, इसने वातपिकोट और महामल्ल की उपाधि धारण की। जिसने एकाश्म मंदिर का निर्माण कराया था, वातपिकोट, ठीक है, वातपिकोट और महामल्ल 2 उपाधियाँ इसने ली थी। और इसी के समय ह्वेनसांग कांची आया था। किसके समय? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसी के समय यह कांची आया था। हमने बताया कल के ही वीडियो में कि किस तरीके से हर्षवर्धन कहाँ से कहाँ पहुँचा था। बहुत ही लगता है कि भारत में इसने पढ़ाई भी की, जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में घूमा फिरा भी, यहाँ पे आके व्याख्यान भी दिया, मतलब कई तरीके से परेशान रहा बेचारा। लेकिन यह एक यात्री था और यात्रा में भारत को एकदम खंगाल चुका था। पूरा इतना ज़्यादा भारत को खंगालने में कोई नहीं था। तो यह वातपिकोट और महामल्ल की इसने उपाधि ली। और ह्वेनसांग जो है इसी के समय आया था, ह्वेनसांग, ठीक है। तो बता दें एक बार हम फिर से कि ह्वेनसांग जो है यह कहाँ का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। और यह समरकंद होते हुए सबसे पहले थानेसर पहुँचा। और थानेसर में वहाँ पे इसके पहले 622 में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, चीन में ही 622 में। फिर वहाँ से जब आया समरकंद होते हुए एशिया महाद्वीप से संबंध करते हुए, तो यहाँ पे मध्य एशिया से होते हुए आया था। जब थानेसर पहुँचा तो यहाँ पे देवगुप्त था, उससे इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उसके बाद उज्जैन चला गया, हर्षवर्धन से मिला। इसके बाद वह मगध होते हुए, काशी से होते हुए यह पहुंचा बंगाल, ठीक है। बंगाल के बाद यह सीधे वहाँ से कांची गया, ठीक है। कांची गया और कांची से फिर यहाँ पे फिर वापस होकर गया पहुँचा। और गया में यह जो है आकर के यहाँ पे बोधि वृक्ष की पूजा की, ठीक है। इसके बाद यह सिंध चला गया। जब सिंध गया तो वहाँ बताया कि एक जो है शूद्र राजा यहाँ पे हुआ करता था जो बौद्ध धर्म को मानता था। कौन? तो ह्वेनसांग बता रहा है ये सब, ठीक है। हर्षवर्धन के समय आया था। और यहाँ पे नरसिंह वर्मन सेकेंड के समय में यह कांची भी गया था, जो हमने बताया। इसी समय कांची था। 622 में बताया कि ये वहाँ था, अपने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और लगभग 600 ईस्वी में ये पैदा हुआ था लगभग। तो यहाँ पे देखिए, तो 22 में यहाँ था और महेंद्र वर्मन जो 630 में गद्दी बैठा। और जब गद्दी बैठा तो इसी के समय में यहाँ पे 632-33 के आसपास यहाँ पे यह आया था, कांचीपुरम पहुँचा था। इसके बाद फिर वापस आया गया होते हुए, फिर पहुँचा कलिंग के यहाँ पास पहुँचा, पश्चिम बंगाल पहुँचा। और वहाँ से होते हुए यह कोई राजा था जो वर्मन वंश के थे राजा, उसने इन्हें असम बुलाया। और असम जाते वक्त इन्हें फिर से भेंट हुई हर्षवर्धन से, और हर्षवर्धन ने फिर से कन्नौज बुलाया। तो कन्नौज पहुँचे तो यहाँ पे जो 6ठा महामोक्ष परिषद होता था, इसमें इसने सम्मिलित हुआ और इसकी अध्यक्षता भी की। यहाँ पे इसकी अध्यक्षता भी की। और अध्यक्षता करने के बाद यहीं पे यह जो है अपना विदाई लिया। और कहा जाता है कि इसने अपनी किताब में लिखा कि हर्षवर्धन को यहाँ से जान से मारने के प्रयास किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण यह बात यहाँ पे निकल के आती है। तो हमने ये सब बताया कि हर्षवर्धन ह्वेनसांग कहाँ से पहुँचा था। और इसकी जो किताब थी ह्वेनसांग की, सी क्यू की इसकी किताब थी, जिसमें ये सब जानकारी हमें मिलती है। और भी जानकारियाँ बहुत थी जो हमने कल के वीडियो में हमने साझा कर दिया। अब इसकी बात जो है, ह्वेनसांग इसी समय कांची आया था। किसके समय में? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में आया था। किसमें? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय आया था,
ठीक है। इसके बाद फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय आता है। इसके बाद फिर आता है महेंद्र वर्मन द्वितीय, जो कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, और यह 670 में इसकी 670, ठीक है, यह 668 से 670 के बीच रहता है। कितने साल तक? 2 साल तक। तो यह महेंद्र वर्मन था। यह कितने सालों तक साथियों लोग? तो 2 सालों तक यह रहा, ठीक है। कितने? तो यह 668 से लगा करके 670 तक। तो यह बहुत कुछ तो कर नहीं पाया, इसलिए इसे हम नहीं पढ़ते, इसमें कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिलती इसके बारे में। इसके बाद अगला शासक हुआ परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम, हम इसे डिलीट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आप इसे का कमेंट दे सकते हैं जो लेना है, स्क्रीनशॉट। अब अगला है परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन, यह भी फर्स्ट था। हमने देखा कि महेंद्र द्वितीय भी दूसरा खत्म हो गया, महेंद्र वर्मन पहला था, उसके बाद नरसिंह वर्मन आया था, फिर महेंद्र वर्मन फिर आ गया था। तो महेंद्र वर्मन द्वितीय भी खत्म हो गया था। अब जो है एक बार नरसिंह वर्मन सेकंड आएगा, फिर इसी के परमेश्वर वर्मन के बाद यह परमेश्वर वर्मन प्रथम था। यह 670 से 700 के बीच यह शासक बना रहा, ठीक है, इस पल्लव वंश का। और इसके समय क्या हुआ? तो यह शैव मतानुयायी था, यानी यह शैव धर्म को यह मानता था, शैव धर्म को मानता था, और उसने उपाधियाँ कई सारी ग्रहण की थी, ऐसे लोकादित्य, एकमल्ल, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन, ये तरह तरह के इसमें उपाधियाँ थी। और उसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर भी बनवाया था। तो शैव था, तो शिव भगवान के जो पुत्र हैं गणेश, उनकी इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया। कहाँ पे? तो मामल्लपुरम में, ठीक है, मामल्लपुरम में। और ये मामल्लपुरम कहाँ पे है? तो यही कांची वाला क्षेत्र में रहेगा, यानी जो आज का तमिलनाडु वाला क्षेत्र है कांचीपुरम, यहीं पे रहेगा। और कहाँ रहेगा, ठीक है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं, एक था तो हमारे पास, ठीक है, इसमें। तो इसमें हम पल्लवों को शायद नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पल्लव जो है पूरे इस एरिया में थे। पल्लव जो है, पल्लव का यह पूरा एरिया हो गया था, धीरे इन लोगों का समाप्ति हो गया था इस समय। तो यह पूरा यह पल्लव हुआ करते थे, ठीक है। और कांची, जो कांची थी, आज का समय जो कांचीपुरम है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, आप जानते ही हैं। तो तमिलनाडु जो है, यहाँ पे ये सब लेके ये सब तमिलनाडु हुआ करता था, और कांचीपुरम यही था इसी में, ठीक है। तो कांचीपुरम के बगल में ही मामल्लपुरम था, यहाँ पे गणेश मंदिर का निर्माण कराया था। कौन? तो यह शासक था परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम था, ठीक है, जो कि 670 से 700 के बीच में इसने यहाँ पे शासन कर रहा था मामल्लपुरम में, ठीक है। और इसने यह विद्या प्रेमी भी था, ठीक है, विद्या प्रेमी भी था, मतलब विद्या भी ग्रहण करता था। अब इसके बाद जो है अगला शासक हुआ नरसिंह वर्मन सेकंड, ठीक है। अगला कौन हुआ? तो नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन, यह भी क्या था? पल्लव शासक ही था। नरसिंह देव वर्मन सेकंड यह था, और यह 700 से 728 के बीच में इसकी राज कार्य रहा। इसके बाद एक अंतिम शासक है, उसके बाद देख लेंगे, खत्म हो जाएगा यह पल्लव। उसके बाद चोल पढ़ेंगे, फिर चोल के बाद यह हमारा आज का जो वीडियो है यह समाप्त कर देंगे। तो इसी के समय, नरसिंह देव वर्मन के समय ही इसी के समय जो है आक्रमण हुआ था अरबों का। जो अरब वाले थे इसी के समय आए थे, और सिंध पर सबसे पहले अरबों यानी आक्रमण किया था। और इस पर सिंध पर दाहिर का शासन पहला था, दाहिर का शासन हुआ करता था इसी समय में। कब? 712 में ही भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया गया था, और अरबों ने इस पर आक्रमण किया था। और जो मोहम्मद बिन कासिम था, यह सबसे पहला था
जो कि सिंध पर अपना प्रभुत्व यानी कब्जा कर लिया था। और ये जो थे ये इनका शासन करना कोई उद्देश्य नहीं था, ये लोग केवल धन दौलत लूट लेते थे और यहाँ पे धर्म यानी इस्लाम धर्म का प्रसार करते थे, इनका यही मेन काम था। तो 712 में सबसे पहले इसी के समय नरसिंह वर्मन के समय अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, जो कि अरब देश से आते थे, ये लोग मक्का मदीना वाले क्षेत्र में थे, ठीक है। तो इसमें एक उसने राज सिंह, जो राजाओं में सिंह, आगमप्री और शंकर भक्त ये सब उपाधियाँ इसने ली और कांची में ही एक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इसने कांची में ही कैलाश मंदिर का निर्माण करा दिया। कैलाश मंदिर का इसने निर्माण करा दिया कहाँ पे, तो कांची में, ठीक है। और यहाँ पे यह जो थी द्रविड़ स्थापत्य कला की यहाँ से शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। यहाँ से इसे द्रविड़ स्थापत्य कला का शुरुआत कहा जाता है। और इसी मंदिर को कांची में जो कैलाश मंदिर है इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राज राजेश्वर मंदिर इसे कहा जाता है, राज राजेश्वर मंदिर, किसे, कैलाश मंदिर को भी कहा जाता है। और यह सबसे पहला द्रविड़ कला का पहला यह मंदिर था, ठीक है। और महाबलीपुरम में शोर मंदिर एक है, महाबलीपुरम में शोर मंदिर यहाँ पे है, महाबलीपुरम, ये भी तमिलनाडु में ही है महाबलीपुरम, ठीक है। महाबलीपुरम में शोर मंदिर है, ठीक है। उसका भी निर्माण किसने किया था, तो नरसिंह वर्मन सेकेंड ने ही किया था, जो कि 700 से 728 मीटर था। इसमें कांची में जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। इसने ही जो है कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था और इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और महाबलीपुरम में शोर मंदिर है, ठीक है। और इसी के समय जो है मोहम्मद बिन कासिम में दाहिर का शासन था सिंध में, इसने सिंध को दाहिर को हरा करके सिंध में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो कौन सा थी, इसी के समय नरसिंह वर्मन के समय, ठीक है। और परमेश्वर वर्मन को बताया कि हमने यह मामल्लपुरम में एक गणेश भगवान की मंदिर बनाया था जो 670 से 700 के बीच था, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे देखा। और कांची जो है किसके समय में आया था, कांची किसके समय में ह्वेनसांग आया था, तो हमने बताया कि कांची जो है ह्वेनसांग आया था इसी के समय नरसिंह देव वर्मन सेकेंड के, ठीक है। और ये भाई इसके समय में आया था, नरसिंह देव वर्मन प्रथम के समय आया था, ठीक है। यह नरसिंह वर्मन सेकेंड है ना, तो वो प्रथम के समय आया था, नरसिंह देव प्रथम के समय आया था। जो कि नरसिंह देव वर्मन प्रथम जो था वह सबसे कम समय में के लिए ही था, यहाँ पे प्रथम जो था सबसे कम समय के लिए था और इसी समय आया था, जो कि 630 से 668 के बीच में था, ठीक है। जो कि दूसरा शख्स था। तो पहला महेंद्र वर्मन था, दूसरा नरसिंह वर्मन था, तीसरा परमेश्वर वर्मन, चौथा नरसिंह वर्मन सेकेंड था। दूसरा के बाद ये चौथे में ये नरसिंह वर्मन सेकेंड और फर्स्ट थे। और फिर इसके बाद अगला है नंदी वर्मन। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय यह ह्वेनसांग आया था। और दूसरा जो था वह कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया और जिसे राज राजेश्वर मंदिर कहा गया। और ये दक्षिण भारत या द्रविड़ पद्धति का एक सबसे पहला मंदिर है। और महाबलीपुरम में शोर मंदिर का इसने भी निर्माण कराया। और 712 में इसी के समकालीन दाहिर का शासन जहाँ पे था सिंध में, इसको मोहम्मद बिन कासिम ने हरा के इसके लूटपाट कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगला जो है जो कांची कैलाश मंदिर है ना, वह यहाँ पे पल्लव राजा और रानियों की यहाँ पे तस्वीरें भी लगी हुई हैं, आज भी लगी हैं, आप जाएंगे तो देख सकते हैं। 10 कुमार चरित्र के जो लेखक है दंडी, ठीक है, दंडी जो थे, हमने नाम पढ़ते हैं अपने हिंदी का जो किताब है उसमें साहित्य वाला जब सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे इसको दंडी को पढ़ते हैं। और दंडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा था, 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था, तो दंडी ने लिखा था, ठीक है। तो दंडी ने ये 10 कुमार चरित्र लिखा था, ठीक है। और ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट के ही समय था, नरसिंह ये दंडी। और यहाँ पे जो है
इसके बाद जो है नंदीवर्मन सेकंड आता है, या नंदीवर्मन जो सेकंड है वो 730 से सबसे अधिक समय तक यही बैठा। नंदीवर्मन सेकंड 780 तक या 800 तक, ठीक है, यह 800 तक पूरा यह रहा, लगभग 70 सालों तक नरसिंह नंदीवर्मन वंश, नंदीवर्मन सेकंड है, ठीक है, यह होता था। तो इसने एक मुक्तेश्वर मंदिर कांची में ही बनवाया, और इसके बाद जो है इसके समकालीन एक तिरुमंडई अलवार से, और इसके बाद जो है इसकी सीधे समाप्ति हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो है समाप्ति होती है 8वीं सदी में ही, ठीक है। इसके बाद जो है पल्लव आते हैं, पल्लवों के बाद चोल आते हैं, और जो है पल्लवों को हरा करके या पल्लवों के ध्वसा जो अवशेष थे उन्हीं पर चोल ने अपना स्थापना किया, और यह विजयालय सबसे पहला संस्थापक था। अब आइए हम लोग चोल पढ़ लेते हैं, इसके बाद लास्ट होगा, काम खत्म कर देंगे, ठीक है। लगभग जो है ज़्यादा समय हो रहा है इस वीडियो में, देख सकते हैं। तो यह है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चोल साम्राज्य या चोला साम्राज्य से भी कहते हैं, चोल साम्राज्य, ठीक है। अब चोल साम्राज्य का यह दूसरा चरण शुरू होता है। पहला चरण हमने देखा कब, तो 300 BCE से या 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चोल था। उसके बाद ये चोल धीरे समाप्त हो गया, थोड़े राज्यों में अपना बचे रहे, लेकिन इसके बाद चोल फिर 850 में उठ खड़े हुए, क्योंकि 800 में नंदीवर्मन जो कि महत्वपूर्ण शासक था यही रहा। इसके बाद जो पल्लवों का शासक था, इसके बाद जो है छोटे मोटे शासक आए, और यह अपने को जिंदा नहीं रख पाए, अपने को स्थिर नहीं रख पाए, तो इन पर जो है चोलों ने फिर आक्रमण कर लिया था। क्योंकि चोल जो थे यह इन्हीं के साथ शासन में रहा करते थे, ये नहीं कि ये शासन से गायब हो गए थे, नहीं, ये इन्हीं के सामंत, इन्हीं के मंत्री बन के रहते थे शुरू उस समय से, जब 300 खत्म हुए थे। क्योंकि ये जो है जब साम्राज्य जानते हैं, साम्राज्य चलाना, तो इनके बीच के जो लोग रहेंगे वो तो अन्य लोगों से अच्छा ही जानेंगे ना, भले ही वह राजा के लिए बिल्कुल सटीक ना हो, लेकिन अच्छा ही लोगों से जानेगा अन्य लोगों से। तो यह इन लोग के यहाँ पे सामंत या मंत्री या इन लोग के साथ रह करके ही यह करते थे, इनके साथ रहते थे। और पांडे भी थे, ऐसा नहीं कि पांडे नहीं थे, पांडे भी इसमें थे, चेर वाले भी थे इसमें थे, ठीक है, चेर वाले भी इसमें हम लोग देखते हैं। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, जब लास्ट में पहुँचेंगे तो पांडे और चेर ने क्या क्या किया, उनका क्या इतिहास था, वो दो लाइन का, वो भी एक बार देख लेंगे, खत्म हो जाएगा यह पूरा पूरा। तो यह 850 में चोल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि पल्लवों के जो ध्वसा अवशेष थे इसी पर हुआ था। और इसकी स्थापना विजयालय चोल ने किया था। स्थापना किसने किया था, तो विजयालय चोल, स्थापना विजयालय चोल था, इसकी स्थापना विजयालय चोल ने की थी। और यह 850 से 887 के बीच पहला रहा, यह 850 से 887 के बीच यह शासन में रहा, लगभग की 37 सालों तक। और इसकी राजधानी जो थी वह तंजावुर या तंजौर थी, जो राजधानी थी, राजधानी कहाँ थी, तो यह चोलों की राजधानी तंजावुर थी, तंजावुर, ठीक है। और ये तंजावुर भी आज के ही तमिलनाडु के ही क्षेत्र में तंजावुर पड़ता है, तंजौर कहते हैं हम लोग, यह पड़ता है, ठीक है। और इसका यहाँ पे वास्तुकार भी हुआ करता था कोई, जो राजाराज पेरू थच्चन ही था, ठीक है। अब विजयालय जो है यहाँ पे नरकेसरी की उपाधि धारण किया। विजयालय जो था नरकेसरी, यानी नर को जो है उनको पालने वाला जो होता है उसे नरकेसरी कहा जाता है, इसलिए इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। और इसने निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बना दिया। कौन, विजयालय ने, ठीक है। विजयालय ने निशुंभ सूदिनी नाम का एक मंदिर भी यहाँ पे बनवाया। किसने साथियों, ये था विजयालय, ठीक है। और यहाँ पे यह पल्लव के सामंत हुआ करते थे, मैंने बताया। और इसमें सोलेश्वर मंदिर या सूदनी मंदिर का इसने निर्माण यहाँ पे यह किया था, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला शासक होगा जो कि हम देखेंगे।
अब चोलों का सबसे स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला आदित्य प्रथम था। चोल, देखिए जो चोल थे इसमें विजयालय ने स्थापना की थी, लेकिन यह पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, यह पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था। अभी पल्लवों का यहाँ पे प्रभाव था, जो छोटे मोटे पल्लव थे। लेकिन जब अगला आया राजा जिसका नाम था आदित्य प्रथम, ठीक है, आदित्य प्रथम, इसने इस चोल को पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, और यह अलग हो गए पल्लव वंश से, पल्लव वंश से अलग हो गए। ठीक है, और उसने कोंडदराम नाम की उपाधि भी इसने लिया था। इसमें हम प्रमुख राजा को देखेंगे, जिसमें परांतक वन, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र सेकंड और कलोतुंग, ये जो मुख्य मुख्य राजा हैं इनको ही देखेंगे, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लोग हैं नहीं। ठीक है, तो इस युद्ध में हम देखेंगे आगे। तो हाँ, जो है परांतक वन हम अब पहले पढ़ेंगे। देखिए चार हम राजाओं को पढ़ेंगे, 5 राजाओं को लगभग। परांतक वन, राजराज फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, इसको हटाते हैं हम। तो हमने 2 राज्य पढ़ा, राजाओं को पढ़ा, कौन? तो विजयालय चोल और उसके बाद आदित्य प्रथम। ठीक है, आदित्य प्रथम दोनों को पढ़ लिए हैं। अब इसके मुख्य राजा यहाँ पे परांतक वन, परांतक फर्स्ट होगा, फिर यहाँ पे राजराज फर्स्ट, राज फर्स्ट, इसके बाद राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, फिर राजेंद्र सेकेंड। ठीक है, ये लोग अपने नाम जो है सेम पता नहीं क्यों रखते थे, अगर किसी को पता है तो बताओ भाई। ये राजेंद्र सेकेंड भी होता था यहाँ पे। फिर अगला हो गया कलोतुंग। कलोतुंग जो था यह लास्ट राजा था। ठीक है, इसके बाद जो है चोल वंश धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी थे जो कि उतने महत्वपूर्ण राजा नहीं थे, इसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इसमें अंतिम राजा जो है, इसमें राजेंद्र थर्ड हुआ करता था, जो अंतिम चालुक्यों इसमें चोल राजाओं में हुआ करता था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी आगे हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो परांतक वन था, परांतक वन जो है हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यह जो है परांतक वन एक बार पराजित भी हो गया था। ऐसा नहीं कि परांतक वन पराजित नहीं होगा, इसका नाम परांतक है। तो ये जो है राष्ट्रकूट नरेश, राष्ट्रकूट का था, राष्ट्रकूट राजा था, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने किया था, राष्ट्रकूटों की स्थापना। ठीक है, इसका राजा था कृष्ण थर्ड। कृष्ण जो थर्ड हुआ था, इसने ही इस प्रांतक को हरा दिया था। और इसमें इसका बड़ा लड़का था प्रांतक का राजादित्य, इसका बड़ा लड़का था राजादित्य, इसमें मारा गया। ठीक है, किसमें? तो यह राष्ट्रकूट के कृष्ण सेकंड जो है यह लड़ाई किए थे। कहाँ पे? तक्कोलम का युद्ध हो रहा था। राजादित्य इसमें मारा गया था, जो लड़का बड़ा था इसका, और यह तक्कोलम का युद्ध यहाँ पे हो रहा था। किसका साथियों? तो तक्कोलम का युद्ध यहाँ पे चल रहा था। देख सकते हैं कि इसमें परांतक वन का जो है बड़ा लड़का मार दिया जाता है तक्कोलम के युद्ध में, और इसको कृष्ण थर्ड जो था इसने ही इसमें इसको पराजित किया था, मारा था। अब इसके बाद जो है अगला इसका आता है राजाराज प्रथम। राजराज प्रथम अगला आता है। इसके बारे में ज़्यादा कोई है नहीं। और राजराज जो प्रथम था यह 985 में गद्दी बैठता है, 985 में राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम, राज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम जो था ये 985 में बैठता है गद्दी पर, राजराज प्रथम 985 में। देखिए जो विजयालय चोल था यह 850 में गद्दी बैठा था। विजयालय चोल 850 में बैठा था और 87 तक रहा। उसके बाद इसका अगला राजा जो हुआ वह आदित्य प्रथम था, जो वह भी कुछ समय तक था। उसके बाद प्रांतक वन रहा। उसके बाद जो है लगभग 50-100 साल हो गए, तब जो राजाराज प्रथम गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब ये राजाराज प्रथम जो था यह भी एक महत्वपूर्ण और जो प्रकांड और प्रतापी राजा था, और उसने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। देखिए भाई, श्रीलंका को छोटा देखकर सभी लोग इस पर आक्रमण करते थे और सब लोग इसको जीत लेते थे। ठीक है, और यहाँ का राजा महिम हुआ था, महिम पंचम। महिम पंचम जो राजा था श्रीलंका का, वह
जो भागकर श्रीलंका के दक्षिण वाले क्षेत्र में चला गया, यानी रोहण में चला गया। दक्षिण जो जिला है रोहण, वहाँ पे चला गया और वहाँ पे इसने शरण ली। ठीक है, वहाँ पे जाके यह शरण लिया। किसने? तो राजराज प्रथम जब इसको हराया था तो इसने पांड्यों को हराया, चेरों को हराया। ठीक है, और श्रीलंका के महेंद्र पंचम को तो पराजित किया ही, और साथ में यहाँ पे जो अनुराधापुर था, ठीक है, अनुराधापुरम इसकी राजधानी हुआ करती थी महिम पंचम की। महिम पंचम की इसकी राजधानी थी अनुराधापुरम। अनुराधापुरम इसकी राजधानी थी, और यहाँ पे अनुराधापुरम को इसने कब्जा कर लिया और इसको नष्ट कर दिया। और महेंद्र प्रथम जो महिम 5 था वो कहाँ चला गया? तो यह रोहण जिला में दक्षिण राज्यों में चला गया था यहाँ पे। ठीक है, फिर राजराज प्रथम जो है यहाँ पे जब इसको जीत लिया तो यहाँ पे मुंडी चोल मंडलम बनाया और पेलनरुआ को इसकी राजधानी फिर बनाया। यहाँ पे श्रीलंका को फिर से जीता और फिर से वही काम किया। तो ये लोग श्रीलंका को हमेशा ये लोग जीतते थे, और श्रीलंका जो है छोटा देखकर इनको बार बार ये लोग हराने का प्रयास करते थे और हराते भी थे साथियों। तो यह जो है सही नहीं था ना। अब इसके बाद जो है 1022 में इसने गंगा ठीक है ना, हमने कहाँ गया, तो यह अनुराधापुर को नष्ट कर दिया। इसी के साथ साथ मालदीव को भी इसने जीता था। मालदीव को भी जीता था इसने, कि मालदीव को छोड़ दिया। चोर चेल पांडे के साथ साथ मालदीव को जीता था इसने। ठीक है, इसके बाद अगला आएगा राजेंद्र प्रथम। ये तो और ज़्यादा खुखार व्यक्ति है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम खुखारी एकदम है। अब इसको देखते हैं राजेंद्र प्रथम को। हमने देखा कि जो राज था 985 में प्रथम गद्दी बैठा और श्रीलंका को जीता, जिसमें महिम पंचम थे। उनको हरा करके उनको रोहण जिले में भेज दिया एकदम नीचे, और अनुराधापुर को कब्जे में ले लिया और यहाँ पे इसको नष्ट कर दिया। और उसके साथ साथ मालदीवपुरम जो मालदीव था इसको भी इसने जीत लिया। मतलब जितने भी समुद्र से संबंधित द्वीप थे उस पर अधिकार राजराज प्रथम ने कर लिया। अब इसने तो सब कर लिया, अब राजेंद्र प्रथम क्या करेगा? तो राजेंद्र प्रथम जो है जो बाकी है वो काम करेगा। अब देखेंगे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, यह प्रथम राजेंद्र है। यह भी एक महत्वपूर्ण शासक था, महान शासक था, प्रतापी शासक था। ठीक है, और यह 1012 में गद्दी बैठा। 1012 में गद्दी बैठा क्योंकि 980 में, ठीक है, कब? तो 985 में राजराज बैठा था राजराज प्रथम, और लगभग यह जो है 15, 12, 27 सालों तक राजराज प्रथम शासन किया। फिर राजेंद्र प्रथम यह 1012 में गद्दी पर जाके बैठ गया। इसने चालुक्यों को हराया। जो चालुक्य थे इसके ऊपर, जो कि कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे, इनको हराया। चालुक्यों को, चेर को तो हरा दिए थे, फिर से पराजित कर दिया। और महेंद्र जो पंचम था, बेचारा देखिए महेंद्र पंचम की स्थिति क्या हो गई। महेंद्र पंचम, या इसे महिम पंचम भी कहते थे। ठीक है, महिम पंचम जो कि अनुराधापुर जिसकी राजधानी थी उसको नष्ट तो ये लोग कर दिए थे। यह चला गया था रोहण में जो सबसे नज़दीकली सबसे समुद्र के किनारे वाला ज़िला है, जब सबसे लास्ट में दक्षिण में, वहाँ पे बेचारा जाके रह रहा था। लेकिन ये राजेंद्र प्रथम पहुँचा तो इसको भी इसने हरा दिया। वहाँ पे इसने उसको हराया और वहाँ पे हरा करके इसको जो है लेके आया फिर अपने चोल राज्य में, और चोल राज्य में इसको रखा। लगभग 12 साल के बाद यहाँ पे इसकी कैद में ही इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो महेंद्र पंचम की। तो देख रहे थे महेंद्र पंचम जो है किस तरीके से बेचारे को एकदम डरा धमका के इनको परेशान किए हैं सब ये लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है। ये सब राजाओं के लिए यही सब होता है काम। ये नहीं राजा करेंगे तो क्या करेंगे फिर। इसने एक गंगा अभियान भी किया था। गंगा अभियान किया था उस समय जो है बंगाल पर शासन था महिपाल का। ठीक है, तो इसने बंगाल पर और कलिंग पर एक साथ आक्रमण किया था। यह इसने गंगा को जीतना चाहता था, जिसने गंगा की पानी को जो है एक गंगा चोलपुरम नाम से एक बनाया जाता था तालाब, इसमें गंगा का पानी डालना था। तो यह गंगा की पानी लेने के लिए चल पड़ा, और वहाँ जब पहुँचा तो इस जो महिपाल थे और जो कलिंग नरेश थे, इनको लगा कि ये लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो तुरंत ही अपनी सेना तैयार की और उससे भयंकर युद्ध किया गया वहाँ से। तो महिपाल ने भी लड़ा और कलिंगों ने भी लड़ा,
लेकिन इन सबको दोनों को ये लोग हरा दिए थे। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने हरा दिया। उसके बाद गया गंगा में, पानी उठाया, पानी लिया, फिर वापस चल दिया। इसने कुछ भी नहीं कहा कि हम छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। फिर इन्होंने धीरे धीरे देखा कि ये सब छोड़ के चले गए, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इन्होंने फिर से अपना जो है राज्य को इन्होंने फिर से बना लिया, इसको व्यवस्थित कर लिया अपने साम्राज्य को। ठीक है, तो अब इसने एक तो माना जाएगा कि इन्होंने बंगाल को जीता, कलिंग को भी जीत लिया था। उसने भले छोड़ दिया हो लेकिन जीता तो था ही। ठीक है, तो इसने महापाल और जो मधुक मानव थे यहाँ पे, जो गंगवासक थे, गंग शासक थे आंध्र प्रदेश के, कलिंग के, तो इनको इन्होंने जीत लिया था। उड़ीसा समृद्ध थे ये लोग। ठीक है, तो मधुक मानव और महिपाल को इन्होंने पराजित किया और गंगकोंड चोलपुरम की उपाधि ली और इसने इसको राजधानी बनाया। गंगकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया और उपाधि भी ली और यहाँ पे एक तालाब बनाया और तालाब में इस गंगा का पानी यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो यह है इसका जो है राजेंद्र प्रथम की कहानी। ठीक है, यह है किसकी? राजेंद्र प्रथम की कहानी। और जो है यह बता दें कि यह शैव धर्म का अनुयायी था और यह तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया था। राजराजेश्वर का मंदिर बनवाया था कौन? तो यह राजराज प्रथम था। सबसे पहला दक्षिण में जो है द्रविड़ शैली से कौन मंदिर बनाया गया था? तो यह कांची में था, जो कैलाश मंदिर कहा जाता है या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसको नरसिंह वर्मन ने ही बनवाया था। और नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम का शोर मंदिर भी इसने ही निर्माण किया था। किसने? महाबलीपुरम ने। ठीक है, तो अब हमारा जो है अगला होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगले शासक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और इसके बाद आएगा राजेंद्र सेकंड। इसके बाद आएगा राजेंद्र प्रथम के बाद राजेंद्र सेकंड लगातार आएगा। यह राजेंद्र सेकंड है, इसको हम हटा देते हैं। यह है राजेंद्र सेकंड। राजेंद्र प्रथम को हमने देखा, उसके पहले हमने राजराज प्रथम को देखा था। ठीक है, राजराज प्रथम को देखा था, प्रांता को देखा था उसके पहले। तो ये सब राजा हुआ करते थे। फिर राजेंद्र जब सेकंड आया तो देखिए यह क्या करता है। तो राजराज सेकंड जो है यह इसने भी कुछ उपाधि लिया था। ठीक है, इसने कुछ उपाधि लिया था इसने भी। ठीक है, राजेंद्र और सेकंड ने भी, लेकिन ये ज़्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, यह कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण राजेंद्र सेकंड जो है नहीं था। इसके बाद जो है राजेंद्र थर्ड अंतिम राजा हुआ। इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है और राजेंद्र थर्ड इसका अंतिम राजा था और इसने ही जो है इसने फिर चालुक्यों को, ठीक है, हराया था इसने और कलोत्तुंग में अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, ठीक है, ये सब थे। लेकिन इसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। इनके बाद जो है जो मध्यकाल के थे, यानी जो दूसरे चरण के ये लोग थे चोल साम्राज्य के, इनकी अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुके थे। राजेंद्र थर्ड सेकंड के बाद धीरे धीरे इनकी पतन शुरू हुआ। अब इसके बाद अंतिम चरण आता है जिसे कहते हैं चालुक्य। जो चोल थे यह चालुक्य के नाम से बैठे, अंतिम चोल थे चालुक्य के नाम से बैठे। ठीक है, क्योंकि जो चालुक्य हुआ करते थे, जो चालुक्य थे, इन्हें हम चोल राज्य का या चोल का ही क्यों मानते हैं? क्योंकि इनमें जो खून जो दौड़ रहा था ना, वह चोलों का ही था। क्योंकि चोलों में ही राजराज प्रथम का इनकी जो है बहन से शादी हुई थी इनके बीच में यहाँ पे, और चालुक्यों का जो संस्थापक था उसकी जो माता थी वह राजेंद्र सेकंड के समय की थी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो चालुक्य थे, चालुक्य हमने चाकू लिख दिया, ठीक है, लिखने में गलती हो जाती है। तो चालुक्य इसी से संबंधित थे और इसमें कलोत्तुंग एक राजा था जो 1070 में था। 1070 में कलोत्तुंग था, कलोत्तुंग 1070 में था और इसमें जो है राजेंद्र चोल सेकंड के समय था। राजेंद्र
चोल सेकंड के समय था और यहाँ पे इनसे इनकी बहन से यह शादी भी किया था। इसके बाद यह जो चालुक्य वंश के थे इसमें अंतिम जो होता था राजेंद्र थर्ड था। चालुक्य को फिर से पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे चालुक्य में कौन कौन से राजा हुए और इनका कैसे कैसे हुआ था। तो राजेंद्र थर्ड इसे चालुक्य था और यह थर्ड था जो कि 1279 में यह जो है पांड्यों से हार गया और पांड्यों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। अब जो चोल जो थे पांड्यों मिल गए थे। आपको अनुभव नहीं होगा इस चीज़ का, ये चीज़ नहीं लगेगा कि नहीं, या आशा नहीं होगा कि चोलों को पांड्यों ने पहले हरा दिया था, लेकिन अब देखो पांड्य ने चोलों को फिर हरा दिया। यहाँ पे देख रहे हैं, पहले चोलों ने पांड्यों को हराया था शुरू में, अब यहाँ पे पांड्य ने चोलों को हरा करके चोल को अपने राज्य मिला लिए, चालुक्यों को अपने राज्य मिला लिए। ठीक है, लेकिन अंततः पांड्य ज़्यादा समय तक चल नहीं पाए। अंततः जो है पांड्य ज़्यादा समय तक चल नहीं पाए और इनका विलय जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने में कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें हरा दिया था, क्योंकि इस चालुक्यों में और पांड्यों में, ठीक है, चालुक्य जो थे और पांड्य थे, इनमें गृह युद्ध हो गया था। क्योंकि पांड्यों ने तो पूरा अपना कब्जा कर लिया था इस क्षेत्र पर, लेकिन पांड्यों में अब धीरे धीरे कलह हो गया था, आंतरिक कलह, जिसका फायदा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया और इनको क्या कर लिया, हरा करके अपने में ले लिया था। उस समय जो है एटावर्मन बतावर्मन जो शासक हुआ करता था। चेर भी था उसी समय और चेरों को भी हरा दिया था इसी ने। ठीक है, और यहाँ पे बताया था कि 10वीं सदी में चेर फिर से इनकी हमें देखने को मिली झलक, हमें देखने को मिली। और यहाँ पे सबसे पहले यहूदी ही आके बसे थे। कौन साथियों? तो यहूदी का सबसे पहला यहाँ पे हमें प्रमाण देखने को मिलता है यहूदियों का यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये सब देखा। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में आपका क्या सुझाव है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके संबंधित कोई भी सुझाव हमें देना चाहें, इसके कुछ बदलाव करना चाहें, तो आपका सुझाव हमें सदैव आमंत्रित है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।